रिकॉर्डिंग भूल गए। ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको कंटिन्यूअस आप लोगों को करना है। जो भी ऑब्जेक्टिव आपके पास जाए उसको काइंडली एक बार बना करके हमारे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिए। ताकि हमको भी तो लगेगा कि हाँ भाई, हम जो कुछ काम दे रहे हैं वो कुछ काम तुम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम अपने मन से भेज रहे हैं, तुम लोग जो है सो उसको कुछ कर ही नहीं रहोगे, तो फिर तो बड़ा दिक्कत है। यहाँ पर जो हमारा पहला जो चीज़ था कि कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ क्या 7 गो ऑब्जेक्टिव भेजा गया था। इसमें पहला जो था कि सीजनल वेरिएशन ऑन अर्थ अकर्स ड्यू टू, सीजनल वेरिएशन मतलब ऋतु में जो अंतर जो धरती पर जो होती है वो किसके कारण होती है? टिल्टेड एक्सिस की रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको हम लोग कहते माने उसके कारण होता है, या रिवोल्यूशन अराउंड द सन, वो जो सूरज का जो चक्कर लगाता है उसके कारण है। देखो तीनों काम है पृथ्वी का, हमारी जो अर्थ है यह तीनों काम, यह अपने अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई भी है, यह अपने एक्सिस पर घूमती भी है और सूरज का चारों चक्कर भी लगाती है। लेकिन वो अपने एक्सिस पर जो वो घूमती है उसके कारण केवल एक चीज होता है और उसके सिवा कुछ नहीं होता है। अपने एक्सिस पर घूमने के कारण केवल और केवल दिन और रात होते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा जो उसका झुकाव है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो थोड़ी सी झुकी हुई है हमारी अर्थ, और इसके साथ साथ वो सन का जो चक्कर लगाता है उसके कारण सीजनल वेरिएशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी इसका आंसर होगा। इसके साथ जो आपका जो अगला जो क्वेश्चन था वो था कि व्हेन टू सिमिलर स्पीशीज लिव इन द सेम एरिया, व्हेन टू सिमिलर स्पीशीज लिव इन द सेम एरिया, जब एक ही तरह के दो स्पीशीज, एक ही तरह के मिलते जुलते हुए स्पीशीज अगर एक ही एरिया में एक खास इलाके में रहेंगे तो वो जो है सो किस चीज में अपने आप को डिफरेंट करेंगे? हाँ, क्या चीज करेंगे ताकि उनमें अंतर हो? है एक ही तरह का स्पेसीज एक ही तरह के एरिया में रहता है तो वो क्या विकसित करेगा कि वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो? क्या वो किसी दूसरे स्पेसीज को एक्सटिंक्ट कर देगा, यानी कि उसको वो भगा देगा वहां से, या आपस में वो कंपटीशन को रिड्यूस करेगा? आपसी जो उसका जो प्रतिद्वंदिता है उसको खत्म करेगा, या दूसरे तरह के स्पेसीज का जो रिसोर्सेस है उसको वो यूज करना शुरू करेगा, या रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। तो इसमें होगा कि वो क्या करेगा, वो तभी दो तरह के सिमिलर स्पेसीज एक खास तरह के इलाका में तभी जिंदा रह सकते हैं अगर वो आपस में कंपटीशन को रिड्यूस कर ले। हाँ, आपसी जो उनकी प्रतिद्वंदिता है उसको अगर वो कम कर लेंगे तो इससे वो जिंदा रह पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था इकोलॉजिकल नीचे इज, इकोलॉजिकल नीचे किसको कहते हैं? इकोलॉजिकल नीचे का मैं था सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, समुद्र का जो सरफेस एरिया है, एंड इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन, इकोलॉजिकली रूप से जो किसी जोन को अगर अडेप्ट कर लिया गया है। तीसरा था सी में द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी विशेष कम्युनिटी में जो किसी भी स्पीसीज का स्थान और उसका जो फंक्शनल रोल होता है उसी को हम लोग इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। या फॉर्म्ड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ ए लेक, किसी झील के सबसे निचले तल में जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नीचे। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। ओके, चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था चौथा, लगता है सबका सही हुआ। इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इंडिया ऑक्युपाइज डैश इन द वर्ल्ड, मतलब लैंड एरिया के हिसाब से भारत दुनिया में कौन सा स्थान को प्राप्त करता है या कितने नंबर पोजीशन पर है वो। तो अगर आप देखिएगा कि लैंड एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग सेकंड नंबर पर हैं, लेकिन अगर लैंड एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों का पोजीशन जो है वो 7th पोजीशन है, 7th पोजीशन पर हम लोग हैं। ओके, इसके बाद नीचे ऑफ अ स्पीसीज इज, किसी भी स्पीसीज का नीचे क्या है? उसके रहने का स्थान है। बी में स्पेसिफिक फंक्शन एंड कॉम्पिटिटिव पावर है, उसका खास काम और कॉम्पिटिटिव पावर जो वो दूसरे जीव के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो कंपटीशन करता है वो क्षमता है।
या सी में है हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन। हैबिटेट का मतलब पहले बताया कि इसको मतलब होता है वास स्थान, तो यह हैबिटेट है और उसका कुछ खास तरह के जो फंक्शन जो काम वो करता है वो है। या तीसरा है नॉन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा बाबू सी, हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन। वहाँ जहाँ वह स्पेसिफिक, ये नीचे का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है और वो कुछ फंक्शनल रोल को इकोसिस्टम में जो कुछ खास तरह के जो कामों को करता है, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नीचे। छठा में था एबंडेंस ऑफ ए स्पीसीज, एबंडेंस ऑफ ए स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। का किसी भी अपने हैबिटेट में किसी भी स्पीसीज पॉपुलेशन की प्रचुरता क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट डेंसिटी कहलाएगी, रीजनल डेंसिटी कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा या नीचे डेंसिटी कहलाएगा? इसमें यह कहलाएगा डी, नीचे डेंसिटी। देन है सातवां और लास्ट क्वेश्चन है हैबिटेट टुगेदर विथ फंक्शंस ऑफ अ स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हैबिटेट को उसके कार्यों से, हैबिटेट मतलब हो गया वासस्थान, तो हैबिटेट को उस किसी भी जीव का, किसी भी स्पीसीज का हैबिटेट को अगर उसके कार्य से हम जोड़ें तो वो क्या बनाएगा? हाँ, तो वो क्या बनाएगा? तो वो आपको क्या बनाएगा भाई? तो वो आपको बनाएगा हाँ, वो बनाएगा टोपोग्राफी, ट्रॉफिक लेवल, बाउंड्री या इकोलॉजिकल नीचे। बिल्कुल वो इकोलॉजिकल नीचे बनाएगा। इकोलॉजिकल नीचे में हैबिटेट के साथ-साथ जो उसका फंक्शनल रोल होता है, वो आता है। जिनका भी जो गलत है उसको वो ठीक कर लेंगे। एंड आफ्टर अब आते हैं हम लोग क्लास में। देखो, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था और इसके बारे में आप लोग शुरू से ही पढ़ते भी आए थे। जो पहला जो एक चीज़ पढ़े, एक चीज़ हम लोग जाने सेल के बारे में वहाँ पर पढ़ा गया था, आपको बताया गया था कि जो किसी भी लिविंग बीइंग्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, वो सेल होता है। अब हम देखेंगे कि अलग-अलग तरह का जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो जीवित जो प्राणी है, उनका संगठन किस प्रकार का होता है, वो किस प्रकार से बने होते हैं और कैसे उनका निर्माण होता है। हुँ, तो इसमें बेसिकली देखा गया है 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं, उस प्रकार से उनका निर्माण होता है, तो इसीलिए इसका नाम है वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन। ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब होता है संगठन। हाँ, तो अब वेरियस का मतलब हो गया विभिन्न, तो अलग-अलग स्तर पर जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, उसका किस प्रकार से निर्माण होता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन का क्या मतलब हुआ? अरेंजमेंट ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर इंटू लार्जर वन्स। छोटे-छोटे चीज़ों को मिला करके और एक ऐसे एक बड़े स्ट्रक्चर का जो निर्माण किया जाता है, छोटे-छोटे। ज अब देखिए, किसी भी संगठन में क्या होता है, आपको हमेशा कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन कहो या संघ कहो, तो संघ तुम लोग आसानी से समझ सकते हो, जो विभिन्न प्रकार का संघ होता है, रिक्शा चालक संघ, उसके बाद में मान लीजिए कि आपका हो गया सब्जी विक्रेता संघ, दूध विक्रेता संघ, दवाई का बेचने वाले का एक अलग संघ, डॉक्टर सब का अपना एक संगठन होता है। तो उसमें क्या होगा कि डॉक्टर का अगर एक संगठन होगा, तो उस संगठन में क्या देखिएगा कि अलग-अलग छोटे-छोटे एक-एक डॉक्टर को मिला करके एक संगठन का निर्माण होता है। तो वही एक-एक डॉक्टर जो हुआ, उसी प्रकार से अगर किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन को बनाने के लिए इसमें छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर का होगा और मिला करके उसको एक बड़ा एक लार्जर रूप दिया जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से यह क्या बनाएगा, इस संगठन में जुड़ते चले जाएँगे, तो कोई किसी का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होगा, तो किसी का स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा होगा, तो बड़ा से अगर छोटे की तरफ बढ़ेंगे, तो यह एक हायरार्की का निर्माण करता है। हायरार्की का मतलब होता है क्रमानुसार, हुँ? या क्रमबद्ध तरीका। एक एक निश्चित क्रम में, जैसे मैथमेटिक्स में पढ़े थे, 2 तरह का क्रम हम लोग लगाते हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर और एक असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें भी इसी को हम लोग बायोलॉजी में हायरार्की कहते हैं कि एक क्रम से विन्यासित किसी चीज़ को किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ हायरार्की। या इसी के द्वारा एक पिरामिड का निर्माण होगा। पिरामिड कहो, पिरामिड को तुम लोग बढ़िया तरीके से समझ सकते हो कि मिस्र का पिरामिड है या नहीं, तो इसका आकार जो होता है, इसका आकार हम आपको दिखा देते हैं। ये होता है इस प्रिज्म का निर्माण, हैं? ये इस प्रकार से प्रिज्म बनता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर एक बढ़ते हुए एक छोटे स्तर में यह चला जाता है।
तो यह जो आपका जो प्रिज्म है, यह प्रिज्म इस प्रकार से निर्माण करता है। तो इसमें तो यह इसको प्रिज्म भी कहते हैं और पिरामिड भी कहते हैं, जिसमें कि कंपोनेंट जो होंगे हर एक स्तर पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हर एक कंपोनेंट, अब बहुत सारा कंपोनेंट को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तो इसमें कोई कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो बहुत ज़्यादा होगा और कोई एक कंपोनेंट कम होगा। तो इस प्रकार से इसका एक क्रमानुसार एक व्यवस्था बनेगा या एक पिरामिड के लायक स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन एक बात होंगे कि इसमें हर एक कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक दूसरे को वो सहायता करेंगे और सहायता करते हुए एक कॉमन फंक्शन, एक सामान्य कार्य को वो संपादित करने का काम करेंगे, सामान्य काम को, कॉमन फंक्शन को वो करेंगे। तो इसमें यह जो संगठन होगा, वह किस प्रकार का संगठन होगा? तो बेसिकली इसमें देखा गया है कि 3 तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। 3 देयर आर 3 टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी में यह होबे करेगा। अगर सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर जो किसी जीव को देखोगे, तो उसमें यह तीनों मिलेगा। लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे, तो अगला जो 2 ठो है, वो उसमें नहीं मिलेगा, उसका काम इसी पहले से हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो पहला है मॉलिक्यूलर या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी मैंने आपके सामने में चर्चा किया, जो बोला कि सेल पढ़े थे। सेल के बारे में हमने तुमको बताया कि सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, नो डाउट। लेकिन ये सेल भी किसी न किसी चीज़ के तो बने होंगे। ये बातें आपको 11th में नहीं बताया गया था। केवल और केवल बताया गया था कि सेल में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जी, और वो अपने-अपने कामों को करते हैं, जो एक सेल के रूप में काम नज़र आता है। यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आखिर सेल कैसे बनता है या किस चीज़ का बना होता है, इसके बारे में आपको ये जो टॉपिक है, ये आपको समझाएगा। अब इतना तो हम जानते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। जितना भी लिविंग बीइंग्स है, वो किस चीज़ का बना होगा? वो निश्चित रूप से सेल का बना होगा, ये उसका एक बेसिक कैरेक्टर होगा। अगर कोई भी लिविंग बीइंग्स ऐसा इस धरती पर नहीं मौजूद है, जो कि सेल का नहीं बना हो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, ये सेलुलर नेचर के होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, ये सेलुलर नेचर के होंगे। हाँ, ये अलग बात है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है या फिर आपको मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय। तो यह जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपको सेलुलर नेचर के होंगे। ये हो सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर हों या फिर मल्टीसेलुलर हो, बहुकोशिकीय हों। सेल है क्या? सेल आपको मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। ध्यान दो, जो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो बताया गया था, तो साइटोप्लाज्म हम लोगों ने बोला था किसको? जो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड मटेरियल है, और पूरे के पूरे सेल में न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, उसी को ना प्रोटोप्लाज्म बोले थे। तो सेल आपको मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जो कि एक चीज से, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। ओके, यह सेल एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है और यह घिरा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से या फिर सेल वॉल से। कहोगे कि जो यह क्या सेल मेम्ब्रेन से ही घिरा होगा या सेल वॉल से ही घिरा होगा, तो फिर चले जाएंगे हम थोड़ा-सा सेल के चैप्टर में, जहाँ पर हम बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये बेसिकली पाया जाता है एनिमल बीइंग्स में, और हाँ, एनिमल के केस में हम लोगों में सेल वॉल नहीं होता है। यह सेल वॉल होता है आपको प्लांट में और कुछ बैक्टीरियाज में यह पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर हम स्लैश देकर के सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल का नाम लिए हैं। अब तो यह पता चला कि सेल जो होता है वो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक? यह प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ का बना होता है? तो यह प्रोटोप्लाज्म आपको विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक का मतलब तो ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ, मैक्रो का मतलब थोड़ा-सा साइज़ इसका बड़ा होगा, बायोमोलिक्यूल्स मतलब कहेंगे कि वैसा मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं या लिविंग थिंग्स के द्वारा जनरेट होते हैं। मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि लेबोरेटरी में आप बना सकते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बीइंग्स के शरीर में बन सकता है, इसको आप लेबोरेटरी के माने शरीर के बाहर नहीं बना सकते हैं। जब भी बनाना पड़ेगा तो किसी न किसी हमको लिविंग बीइंग्स की मदद से ही बनाएँगे इस मॉलिक्यूल्स को, तो सो इट इज़ कॉल्ड अ बायोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो लिखा हुआ है मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा-सा बड़ा होता है। जैसे प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है,
फैट है? इन सब चीजों से यह प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। अब हमने कहा कि यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स से बना हुआ है, तो अब निश्चित रूप से अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस जब आपस में जुटेंगे, ध्यान से समझिए, जो सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस जब आपस में जुटेंगे, 1 से 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 प्रकार के अगर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपस में जुटेंगे तो वो क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे। वेरी गुड। तो हर एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमको चाहिए ना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये सभी के सभी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। अच्छा कैसे बनता है? तो जब यह कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो निर्माण करते हैं किसका? C6H12O6। C6H12O6 इस चीज का वो निर्माण करते हैं। तो यह जो C6H12O6 का जो ये निर्माण करते हैं, इसी को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ग्लूकोज। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, यह आपका जो ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो अब यह दो ग्लूकोज बना, यह क्या है? ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? तो यह जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। कहां पर यह निर्माण होता है? प्लांट के लीफ में एक खास जगह होता है क्लोरोप्लास्ट, उस जगह पर यह ग्लूकोज का इस ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब आते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको रिएक्ट कराया गया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ग्लूकोज का निर्माण हुआ। तो यह जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है ये तो हम लोग जान गए। अब यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है? तो हर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कुछ खास तरह के एलिमेंट से बनते हैं। स्पेसिफिक एलिमेंट जब आपस में जुटते हैं तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट यानी कि एलिमेंट किसका बनता है? एटम का बनता है। तो और एलिमेंट में सॉरी एटम पाए जाते हैं तो बहुत माने एटम आपस में मिलेंगे तो एलिमेंट का निर्माण करेंगे। तो उस स्पेसिफिक एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। फिर वो किस चीज का निर्माण करेगा? प्रोटोप्लाज्म। और वो प्रोटोप्लाज्म किस चीज का निर्माण करेगा? सेल का। तो यहाँ पर ये जो आपका जो लाइन है, इस लाइन को याद रखना है कि एटम, एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से क्या बना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बनाया? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ने फॉर्मेशन किया आपको प्रोटोप्लाज्म का, और वो प्रोटोप्लाज्म से निर्माण हुआ सेल का। क्लियर? एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल। ये एक सेल यानी कि यह बात हो रही है वैसे ऑर्गेनिज्म का जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में वो अकेला जीव एक ही सेल का बना होता है और उसका पूरा का पूरा लाइफ उस एक सेल पर ही डिपेंड करता है। वो उसका अकेला सेल ही उसको जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी प्रोसेसेस करना होता है वो सारा चीज एक सेल के माध्यम से कर लेता है। लेकिन इस सेल के निर्माण होने के लिए इन सारी प्रोसेस को होना भी जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये पाया कहाँ जाएगा? ये बेसिकली आपको मिलेंगे जो एक कोशिकीय जीव अभी बता दिए, वन सेल्ड प्रोटोजोन, जैसे अमीबा, पारामीशियम। अमीबा है, पारामीशियम है, ये जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें पाया जाता है, जिसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है यानी कि काम कैसे चलेगा उसका, तो डिवीजन ऑफ लेबर ये आपको होते हैं लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि सेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिज हैं वही विभिन्न प्रकार के कामों को करते हैं और उसी से जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस है वो आपको संभव हो जाता है। देन दूसरी जो चीज है वो है आपका इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल हियरार्ची। इंडिविजुअल लेवल यानी कि एक जो जीव का जो निर्माण होगा,
एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल का निर्माण होगा, उसका एक संगठन किस प्रकार का होगा, और यही कहलाता है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल हायरार्की यानी कि क्रमानुसार। क्या देखते हो? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, हाँ? हम लोग हैं या और भी बहुत तरह के, आपका हाइड्रा है, ओबेलिया है, बहुत तरह का ऐसे जीव है, अर्थवर्म है, बहुत तरह का ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा जो कि एक सेल से ज़्यादा का बना होता है, तो इस कारण से उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आप डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि काम का जो बँटवारा है, दैट इज़ कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ लेबर। जो उनका जो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, वो आपको टिश्यू या ऑर्गेन लेवल पर होता है। टिश्यू या ऑर्गेन लेवल। टिश्यू किसको कहेंगे? तो बहुत सारे एक जैसे सेल जब आपस में मिलेंगे, जैसे यहाँ पर तुमने सेल को बना दिया, हाँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म से जो तुमने जो सेल को जो बनाया, ठीक उसी प्रकार से सेल भी एक ही तरह के मिलते-जुलते सेल जब आपस में मिलते हैं, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं, और एक ही तरह के टिश्यू जब आपस में मिलते हैं, तो उसको हम ऑर्गेन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेन का निर्माण जब होगा तो एक ही तरह का टिश्यू होगा, इसमें डिफरेंट टाइप का भी टिश्यू हो सकता है। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पर हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर जो देखते हैं, वो आप देखते हैं टिश्यू या ऑर्गेन लेवल पर, या तो टिश्यू लेवल पर भी देख सकते हैं या ऑर्गेन लेवल पर देख सकते हैं। जैसे कहाँ-कहाँ हम लोग टिश्यू लेवल पर देखते हैं और कहाँ-कहाँ हम लोग ऑर्गन लेवल पर देखते हैं, यह देखिए। तो सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट एक छोटा-सा जीव है, लेकिन मल्टी सेलुलर होता है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल हो गया हाइड्रा, नाम तो सुने होंगे तुम लोग, हाइड्रा है, ओबेलिया है। इसमें एक ही तरह के जो सिमिलर सेल्स होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि आपस में वो जुड़ते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इस एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास तरह के कामों को करते हुए एक चीज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। हाँ, तो इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा-सा और बड़े जीव की तरफ बढ़े, जैसे कि फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म जो चाली अर्थवर्म कहते हो, या इसको टेपवर्म भी होता है इसका एग्जाम्पल, और इसके साथ-साथ मैमल, मैमल के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें अलग-अलग तरह के टिश्यू आपस में जुड़ते हैं। देखो, बहुत तरह का सेल माने एक ही तरह का सेल जुड़ते हुए एक स्पेसिफिक फंक्शन को किया, तो वो क्या बना दिया? टिश्यू, और टिश्यू जो काम किया उसको हम बोल दिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से आपका जो फ्लैटवर्म है या फिर जो टेपवर्म है, इस फ्लैटवर्म और टेपवर्म, फ्लैटवर्म ये जो इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा टेपवर्म, तो फ्लैटवर्म और से लेकर के आप आगे के हायर जीव तक बढ़ेंगे, तो हायर जीव का लास्ट क्या हो जाता है? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो अंतिम जो जीव होता है वो होता है मैमल्स। मैमल्स में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स। ये इसमें अलग-अलग तरह के टिश्यू जो हैं, सो वो आपस में जुड़ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ खास तरह के कामों को करते हैं। तो यह क्या बना लिया? यह बना लिया ऑर्गेन। हाँ, तो ऑर्गेन में एक ही तरह का ऑर्गेन तो होता नहीं है, अलग तरह के ऑर्गेन होते हैं। तो जैसे स्टोमक एक ऑर्गेन है, हम लोगों का स्टोमक एक ऑर्गेन है। यह काम क्या करता है? स्टोरेज करता है और फूड का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट करता है, शुरुआत वो करता है। इसी के साथ में लंग्स एक खास प्रकार का ऑर्गेन्स है, ये क्या काम करता है? तो रेस्पिरेशन में काम करेगा। तो जो काम स्टोमक का है, क्या वही काम लंग्स का होगा? बिल्कुल नहीं। लंग्स का एक अलग पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, और स्टोमक भी एक अलग प्रकार का स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। ठीक उसी प्रकार से आपका किडनीज है, जो कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन का काम करता है, शरीर से विभिन्न प्रकार की चीजों को निकालता है। लेकिन इसमें क्या देखिएगा कि क्या आप ऑर्गेन के रूप में देखेंगे, तो क्या ऑर्गेन, एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन से इंडिपेंडेंट होगा? माने एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन से स्वतंत्रता शो कर सकता है? कभी नहीं। यहाँ पर जो ऑर्गेन होंगे वो एक, अब जैसे कि एक ऑर्गेन तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका स्टोमक एक ऑर्गेन है, उसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गेन है, और ओइसोफेगस भी एक ऑर्गन है, लीवर भी एक ऑर्गन है। क्या यह सबको अगर अलग-अलग ढंग से अपने-अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक यह काम करना शुरू करेगा, तो क्या एक सिस्टम का काम संपन्न तो नहीं हो पाएगा? यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, और मिल करके किस चीज़ का निर्माण करेंगे? सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। हाँ, ये अलग बात है, जो स्टमक का काम है वो आपका लीवर का काम नहीं है। जो लीवर का जो काम स्पेसिफिक फंक्शन है वो आपका गॉल ब्लैडर नहीं करेगा। जो गॉल ब्लैडर का स्पेसिफिक फंक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करेगा। लेकिन सबको कोऑर्डिनेट मैनर में रहते हुए काम करना पड़ेगा,
और इस तरीके से यह जो सिस्टम है, यही सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम जब आपस में मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, तो बहुत तरह के जो सिस्टम जब कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वही एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देगा। या इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज़? इसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग ना बोल सकते हैं इंडिविजुअल। ओके, तो आपका जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण बहुत सारा सिस्टम मिलकर के करेगा, तो इस कारण से इसको क्या कहेंगे? इस कारण से हम इसको कहेंगे ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो अब ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग तो सेल तो बना लिए थे, तो सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या चीज़ का निर्माण करेंगे? टिश्यूज़ का निर्माण करेंगे। बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगे, तो वो ऑर्गेन कहलाएँगे। और बहुत सारे ऑर्गेन अगर एक स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगे, तो उसको हम ऑर्गेन सिस्टम कहेंगे। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि लाइफ प्रोसेस को करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज़्म। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल लेवल या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या बायोलॉजिकल हायरार्की में हम क्या देखते हैं? सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। यहाँ गौर करोगे एक बात कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, तो यह क्या हो जाएगा? बड़ा से छोटा। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, तो छोटा से बड़ा। तो यही कंपोनेंट होगा। अगर तुम इसको एक पिरामिड के हिसाब से सजाओगे, अगर तुम इसको एक पिरामिड के हिसाब से इस रूप में सजाओगे, तो यहाँ पर सेल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा संख्या, और बहुत सारे सेल मिला करके टिश्यू बनाएँगे, फिर बहुत सारे टिश्यू मिला करके क्या बनाएगा? बहुत सारे टिश्यू मिला करके छोटे-छोटे ऑर्गन को बनाएँगे, और वही ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिला के सिस्टम, और सिस्टम से एक इंडिविजुअल सबसे ऊपर टॉप में। हमारे ख्याल से जो हिसाब से हम आपको समझाए हैं, उसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि बहुत सारा सेल मिलेगा, तो टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलेगा, तो वो ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिल करके सिस्टम, हाँ, और एक सिस्टम का, बहुत सारा सिस्टम के साथ में एक इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब आपका जो बात है, वो है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बोलेंगे, वहाँ पर हम लोग बोले बायोलॉजिकल हायरार्की, इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपको आते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की, इसको कहते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की में आप क्या देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के जो इकोलॉजिकल कैटेगोरीज है, इकोलॉजिकल कैटेगोरीज कहने का मतलब किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, हाँ, जो विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर उसको किस प्रकार से मदद करता है, हाँ, तो वो आपका आता है इकोसिस्टम, और उसके लिए, उसको बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल हायरार्की के अंतर्गत इसमें ग्रेडेड सीरीज होते हैं विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल कैटेगोरीज के। ये जो इकोलॉजिकल कैटेगोरीज है, इसमें कुछ खास प्रकार के कैटेगोरीज होते हैं। ये खास प्रकार के जो कैटेगोरीज हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, कि ये आपको आते हैं, बस अब छोटा-सा है, बोल देते हैं कि इसमें आप देखिएगा कि क्या सब चीज़ है, तो ऑर्गेनिज़्म है ना, इसके साथ-साथ पॉपुलेशन है। अब देखो, अभी तो तुमने ऑर्गेनिज़्म का निर्माण कर लिया, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से सिस्टम, सिस्टम से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से आपने बना दिया एक ऑर्गेनिज्म को। तो ऑर्गेनिज्म एक इकाई हुआ। अब उस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मिला करके क्या बनेगा? पॉपुलेशन बनेगा, और बहुत सारे पॉपुलेशन को मिला करके क्या बनेगा? स्पीशीज बनेगा। वही बहुत सारे स्पीशीज मिल करके बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करेगा, और अलग-अलग तरह के बायोटिक कम्युनिटी मिल करके इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, और यही इकोसिस्टम एक बायोम का निर्माण करेगा, और वही बायोम, बहुत सारा बायोम जब मिलेगा, तो बायोस्फीयर को बना देगा। देखो, इतना चीज तुमको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, तो अब हम लोग सबसे इकोलॉजिकल हायरार्की का जो सबसे छोटा यूनिट ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में जानेंगे कल। ओके, तो कल का जो क्लास है वो है आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर एक बात आपको हम बता देना, थोड़ा अभी सब माइक ऑफ करेगा, माइक नहीं खोलेगा। अभी जो है सो एक बात आपको बता देते हैं कि हो सकता है तो कल का क्लास आप लोगों का सस्पेंड भी रहे। वैसे हम आपको खबर दे देंगे, सस्पेंड इसलिए रह सकता है कि चूँकि हमको कल आना है आप ही के इलाके में, सिंहवाड़ा जाना है, वो वैक्सीन लेने के लिए। तो अगर हमको जाना पड़ा, अगर हम जाएँगे तो बता देंगे, हो सकता है तो आपका क्लास कल सस्पेंड रहेगा। वैसे नोट्स हम आपको भेज दे रहे हैं अभी तुरंत, कुछ देर में, तो नोट्स को आप ज़रूर से ये लिख लीजिएगा, और उसके बाद में कल का क्लास, कल या परसों किसी एक दिन क्लास सस्पेंड रह सकता है।
तो कब रहेगा नहीं रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। चलो, खुशी हुई कि 20 गो में 14 गो है, फिर भी 6 गो गायब है, लेकिन यही 6 गो कौन है, तो पता नहीं चलता है। चलो, मोटा-मोटी आज का क्लास समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, पूछिए, ओपन सेशन। तो हाँ, बोलो। क्या बोले? नीचे, नीचे, नीचे उमाशंकर माइक ऑफ करो। अरे माइक ऑफ करो ना सभी आदमी। गोपाल, माइक ऑफ कीजिए। सुनबे नहीं करता है। तो नीचे, नीचे का मतलब हमने बोला कि जो बताए थे, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए किसी न किसी इकोसिस्टम में वो रहता है या कहीं न कहीं उसका रहने का स्थान होता है। मान लो जैसे तुम बोलोगे कि जो शेर है, तो शेर कहाँ रहेगा? तो जंगल में रहेगा। लेकिन चलो हम तुमको जंगल नहीं चलते हैं, सबसे बढ़िया इलाका में लेके चलते हैं, इससे तुम बढ़िया से नीचे को समझ जाओगे। मान लीजिए हम गए पटना ज़ू घूमने, पटना में जो चिड़ियाघर है, अब कौन-कौन गया है वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन चिड़ियाघर हम गए घूमने, तो उस चिड़ियाघर में हम गए तो हम विभिन्न प्रकार के अलग-अलग तरह के जानवर को देखते हैं उस चिड़ियाघर में। क्या सारा का सारा जानवर रहता तो है आपको उस चिड़ियाघर में ही रहता है, ज़ू में ही रहता है, लेकिन क्या हर एक जानवर एक ही जगह पर रहता है? नहीं, हर एक जानवर का रहने का स्थान अलग-अलग होता है। जैसे शेर का एक अलग जगह होगा, हिरन का एक अलग जगह होगा, उसी प्रकार से दूसरे मगरमच्छ का अलग जगह होगा, हाथी का अलग जगह होगा। तो एक जो इकोसिस्टम या एक हैबिटेट के रूप में आपका क्या हो गया, वो चिड़ियाघर हो गया। और उस हैबिटेट में जो छोटा-छोटा टुकड़ा करके जो विभिन्न प्रकार के जानवर का जो आश्रय स्थल बनाया गया है, जहाँ पर वो घूमता-फिरता, शिकार करता, नहाता या विभिन्न प्रकार का कामों को करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ नीचे। समझ में आया बात? पुनीता? और कोई क्वेश्चन? हाँ, 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 उसमें मोलासेस ही आंसर होगा। मोलासेस कहते हैं जो जैसे चावल है या कोई भी चीज़ है, जब उसको सड़ाते हैं ना, फर्मेंटेशन के बाद जो चीज़ हमको प्राप्त होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मोलासेस। जैसे तुम जानते हो कि जो किसी भी तरीके का जो शराब जो बनता है, तो उसमें क्या किया जाता है? फ्रूट का जूस है या कुछ भी ऐसा माने बार्ली है, इन सब चीज़ों को जौ है, उस सब चीज़ को सड़ाया जाता है। तो यानी कि फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो फर्मेंटेशन से हमको जो रस के रूप में जो मिलेगा, उसी को फिर प्यूरिफ़ाई करके और आपको वाइन का निर्माण किया जाता है। तो वो जो रस जो मिलता है, उसी को मोलेसिस कहते हैं। ठीक? बोलो उमाशंकर क्या है तो? मॉलिक्यूलर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, है ना? शुरू का 3 लाइन। तो बंद करो माइक, बता रहे हैं, देख लो, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, जो भी जीवित प्राणी है, वो सभी के सभी आपको बने होते हैं सेल से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल के बारे में तो हम लोग जाने कि सेल में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है, न्यूक्लियस है, आरएनए, डीएनए वगैरह-वगैरह, बहुत तरह का चीज़ होता है। ये तो हम जानते हैं कि सेल को स्पेसिफिक काम को करने के लिए उसमें मौजूद जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो कुछ मदद उसको करते हैं। लेकिन आखिर भाई यह सेल किस चीज़ का बना होता है? अगर मान लीजिए कोई एक कोशिकीय जीव है, तो उसके सेल का निर्माण किस चीज़ से होता है? तो सबसे पहले यह चीज़ जानिए कि जो सेल थ्योरी है, यह सेल थ्योरी यह कहता है कि इस धरती पर मौजूद जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो निश्चित रूप से सेल के बने होंगे। ठीक? निश्चित रूप से वो क्या चीज़ के बने होंगे? उनका कंपोज़िशन क्या होगा? सेल होगा। तो इस कारण से ही ना सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक सेलुलर नेचर को दिखाता है, यानी कि सेल की प्रकृति को दिखाता है। ये अलग बात है कि वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक-एक कोशिका से बना हुआ होगा या मल्टी सेलुलर होगा, एक से ज़्यादा कोशिका का भी बना होगा। सेल अगर सेल की बात करें तो सेल किस चीज़ से बनता है? तो सेल जो बना होता है उसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है, वो होता है आपका प्रोटोप्लाज़्म और यह प्रोटोप्लाज़्म या तो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होगा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या नहीं तो किसी-किसी दूसरे ऑर्गेनिज़्म में देखा जाता है कि यह सेल वॉल से भी घिरा होता है।
ध्यान देना है कि सेल वॉल जब भी पाया जाएगा तो सेल के सबसे बाहर, अगर सेल वॉल नहीं मिलेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो सेल वॉल बेसिकली आपको प्लांट सेल में या कुछ बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। हम लोगों के केस में, एनिमल के केस में, या बेसिकली आपको यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेंगे या सेल मेम्ब्रेन मिलेंगे, यहाँ पर सेल वॉल की मौजूदगी नहीं होती है। इसके साथ साथ प्रोटोप्लाज्म किस चीज से बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, मैक्रो का मतलब बड़ा, और बायोमोलिक्यूल्स वैसा मोलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करे, है, जो लाइफ के सपोर्ट के लिए जरूरी होता है। और यह जो कॉम्प्लेक्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि आपका प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फैट, इन सब चीजों से यह प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। यह जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स का जो निर्माण हुआ वो किससे बना? तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं आपको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यह सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले हम आते हैं कि यह सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो यह सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे कि आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यह दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं प्लांट का जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और उससे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अ ग्लूकोज, उसका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर मोलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको कि सबसे पहले एटम, एटम आपस में जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो कोई ना कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। जब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जुटेंगे तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जब बहुत तरह के जुटेंगे तो वो जुड़ करके आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे, और यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको प्रोटोप्लाज्म बनाता है, और वही प्रोटोप्लाज्म से सेल का निर्माण होता है। और कोई प्रॉब्लम? उमाशंकर, बोलो गोपाल। फ्लैट वर्म एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट है, मतलब बिना हड्डी वाला जानवर। सीधा ध्यान दो, बरसात के समय में जो चाली होता है, तो वो इनवर्टिब्रेट है, और वो भी एक मल्टी सेलुलर जीव के अंतर्गत आते हैं। उसमें भी आपका जो सिस्टम है वो केवल और केवल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना? और सॉरी, टिश्यू लेवल बोल, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन होते हैं जिसके द्वारा वो अपने लाइफ प्रोसेस को करता है। और वहीं से आगे बढ़ते हुए मैमल्स तक, यानी कि फ्लैट वर्म जो कि एक इनवर्टिब्रेट है, से लेकर के आप हायर ऑर्गेनाइजेशन में मैमल्स तक जो चलेंगे तो वहां पर हमको एक ही तरह के अलग माने ऑर्गेन्स मिलेगा। जैसे हम लोगों में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स है, माने अगर है एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो उसमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन आपका वहां भी पाया जाता है और हायर लेवल में भी पाया जाता है। उससे नीचे का अगर इनवर्टिब्रेट में तुम चलोगे, जैसे हाइड्रा है या सिलेंट्रेट इसको कहते हैं, तो वहां पर केवल बहुत सारा सेल आपस में मिल करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, तो वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है। लेकिन उसके ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलता है। और फ्लैटवर्म का मतलब वही जो चाली कह सकते हो या केचुआ जिसको कहते हैं, उसी का एक पार्ट है, माने उसी का एक दूसरा स्पेसीज है फ्लैटवर्म। और इस सबको मिला करके हम लोग बोलते, मैंने सब उसको मिला करके बोलते हैं फ्लैट वर्म। उसी में राउंड वर्म है, टेप वर्म है, अर्थ वर्म है, सब है। बोलो, और कोई दिक्कत है? नहीं। गोपाल, कोई प्रॉब्लम है तुमको? क्या है? आवाजें नहीं आ रहा है। खुशी, कोई दिक्कत है? हाँ? क्या बोल रही है रे? हाँ तो ठीक है, अब कल लेंगे कि परसों लेंगे? तुम्हारी मम्मी ले ली? हम अब जाए लो ले। चलो ठीक है, एगो मौका मिला है हम लोगों को, वैक्सीन दे रहा है तो ले लेते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर यू विशिंग मी। ओके, थैंक्स फॉर योर क्लास। ओके, चलिए, ओके, बाय।